भारत का भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमने चलाई है विथ मैप, उनको हम सॉल्व भी कर रहे हैं। मैप के साथ हर एक प्रश्न को उसके डायग्राम और मैप के साथ सॉल्व कर रहे हैं। उसकी श्रृंखला का ये अगला प्रश्न पत्र है। तो इसकी पीडीएफ आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल, सॉरी जो टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस करके, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। सॉल्यूशन और पूरा जो आपका यहाँ पर इससे संबंधित जो भी चीजें विस्तार से बतानी है वो हम यहीं पर बता रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा पर स्थित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 4 जिले दिए हुए हैं, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और गंगानगर। तो इन 4 जिलों में से कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा पर स्थित नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ जो राजस्थान की सीमा बनती है वो यहां तक है। अगर हम इसमें विस्तार से देखें तो हमें पता चलेगा कि जो ये जो आपका मैप है इसमें आपका बाड़मेर, उसके बाद आपका जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर और श्री गंगानगर, ये आपके जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। उसके अलावा आपका जो यहां पर दिया हुआ ऑप्शन है जोधपुर, जोधपुर इसका आंतरिक जिला है, वो सीमा नहीं बनाता है पाकिस्तान के साथ। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 जिले आपके गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ऐसे जिले हैं जो आपके इसके साथ सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसलमेर बना रहा है, बीकानेर बना रहा है और गंगानगर बना रहा है, जोधपुर नहीं बना रहा है। तो इसका सही आंसर जोधपुर होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समयांतराल सबसे कम होगा। समयांतराल मतलब दैनिक समयांतराल, दिन और रात की अवधि में जो डिफरेंस पैदा हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ ठंडे दिनों में जो आपका दिन होता है वो 10 से 10.5 घंटे का हो जाता है और रात आपके 14 घंटे के करीब हो जाती है। और गर्मी के दिनों में दिन लगभग 13 घंटे के हो जाते हैं और रातें 11 घंटे की हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ये जो समयांतराल है वो सबसे कम कहाँ होगा। देखो समयांतराल हमारे ग्लोब पर अगर हम देखें तो सबसे कम होता है भूमध्य रेखा के निकट, सबसे कम होता है भूमध्य रेखा के निकट। अब ये पूछ रहा है भारत में, तो भारत अगर हम देखें तो भारत मैप में ये है और भूमध्य रेखा यहां से गुजर रही है। कर्क रेखा भारत के यहां से गुजरती है बीचों बीच से, ये आपके कर्क है, ये आपका विषुवत है या भूमध्य रेखा है। तो वो पूछ रहा है कि समयांतराल सबसे कम कहां होगा। जैसे भारत में केरला है, वो भूमध्य रेखा के निकट है, तो वहां दिन रात की अवधि के डिफरेंस बहुत कम होंगे। ठंडे दिनों के दिन और रात भी लगभग बराबर होंगे। कुछ बहुत अंतर आएगा जब आपका सूर्य विषुवत रेखा से ऊपर आएगा 21 मार्च के दिन से लेकर के 23 आपके सितंबर के दिन तक ऊपर उत्तरी गोलार्ध में रहेगा, तो दिन थोड़ा बहुत बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी। और आपके जब 23 सितंबर से 22 आपके 21 मार्च तक आपके जब नीचे रहेगा सूर्य, तो रातें थोड़ा लंबी हो जाएंगी और दिन थोड़ा छोटे हो जाएंगे। ये सबसे कम डिफरेंस आएगा केरला में, केरल में, उपयुक्त राज्यों में केरल में जो दैनिक समयांतराल है वो सबसे कम भारत में केरल में होगा। इसके बाद उत्तर की दिशा में अगर हम जाते रहेंगे तो समयांतराल बढ़ते रहेगा। जैसे उत्तराखंड आते आते ये बहुत बढ़ जाएगा। जम्मू कश्मीर में हमसे भी, जैसे गर्मियां हैं तो गर्मियों के दिन हमसे छोटे होंगे, रातें बड़ी, और सर्दियों की रातें जम्मू कश्मीर की हमसे थोड़ा ज्यादा बड़ी होंगी अपेक्षा करते उत्तराखंड के। नीचे जाओगे महाराष्ट्र में, उसमें थोड़ा अंतर कम आना शुरू हो जाएगा दिन और रात के बीच का, और पूरे वर्ष भर। और उसके बाद केरला में पहुंचेंगे तो सबसे कम। तो इसका मतलब कन्याकुमारी में सबसे कम समय अंतराल होगा, दैनिक समय अंतराल जो होता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा केरल। सही आंसर होगा केरल। सही आंसर केरल होगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है।
सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट भारत का ये वाला जो हिस्सा है उसे हम सेवन सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ये जो आपका भारत का हिस्सा है, ये अगर हम मैप में इसे विस्तार से देखें तो ये वाला हिस्सा, इसे हम पूर्वोत्तर बोलते हैं। सेवन सिस्टर हम भारत के उन पूर्वोत्तर राज्यों को कहते हैं जो असम से निकले हैं, क्योंकि आजादी के समय हमारे पास एक ही राज्य हुआ करता था इस क्षेत्र में, पूरा ये असम था, पूरा क्षेत्र असम था, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र आजादी के समय हमारे देश में कहलाता असम, जिसे प्राचीन काल में आपका कामरूप प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इस राज्य में 1962 में पहला पुनर्गठन हुआ और नागालैंड पहला राज्य बना जो असम से निकल करके बना था, नागालैंड। उसके बाद अन्य राज्य मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और अंत में अरुणाचल प्रदेश है। ये आपके राज्य सब निकले हुए हैं असम से। तो ये असम से निकलने के कारण इन सातों स्टेट को कहा जाता है सेवन सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि पूर्वोत्तर भारत की सात बहनें कहा जाता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये इस जो विकल्प है उसमें सिक्किम नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा राज्य है जिसका गठन असम से नहीं हुआ, बल्कि आजादी के समय ये एक बफर स्टेट होता था भारत और चाइना के बीच, तिब्बत के बीच। तो इसे चाइना के बीच बफर स्टेट के रूप में लिया जाता था। बाद में फिर इसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और फिर एक समय बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो सिक्किम सेवन सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा नहीं होता है। बाकी सात प्रदेश असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सातों को मिला करके ये सात के साथ असम से निकलने के कारण इन्हें सेवन सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनती है? कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सबसे छोटी सीमा रेखा भारत के साथ साझा होती है? ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी अफगानिस्तान और डी नेपाल। अगर हम देखें तो भारत की सबसे छोटी जो सीमा रेखा है वो किसके साथ बनती है कह रहा है। तो इसमें हम देखेंगे तो भारत की जो सीमा पर स्थित राज्य हैं उनमें अगर हम देखेंगे तो पाएंगे जो हमारे राज्य हैं उनमें भारत की एक तो सीमा रेखा बनती है पाकिस्तान के साथ, ये वाली, और इसके बाद एक सीमा रेखा बनती है हमारी ये आपके अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद एक सीमा रेखा बनती है हमारी चीन के साथ, पहले तिब्बत के साथ भी थी, अब वो चीन का हिस्सा हो गया। एक सीमा रेखा हमारी बनती है ये नेपाल के साथ। पड़ोसी राज्यों में एक सीमा रेखा बनती है हमारी ये बांग्लादेश के साथ और एक सीमा रेखा बनती है हमारी म्यांमार के साथ, म्यांमार। तो इतनी सीमा रेखाएं भारत की स्थलबद्ध है। इनमें आपको पता है पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा है, उस समय रेड क्लिफ रेखा ही खींची गई थी। तो जो हमारी बांग्लादेश के साथ भी है वो भी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था तब रेड क्लिफ रेखा खींची गई। तो ये दोनों रेड क्लिफ रेखाएं हैं। ये वाली जो रेखा है ये अविभाजित भारत में भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई रेखा थी, जिसे 1891 में हेनरी डूरंड के नेतृत्व में खींचा गया था। इसलिए इसे डूरंड रेखा कहा जाता था, जो अविभाजित भारत और अफगानिस्तान के बीच होती थी। 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया तो ये रेखा चली गई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। लेकिन ये जो हरा वाला हिस्सा दिख रहा है इतना सा, ये हिस्सा ऐसा है जो आपका अभी भी भारत का अफगानिस्तान के साथ लगता है। ये मात्र 106 किलोमीटर लंबा है और ये डूरंड रेखा का हिस्सा है जो भारत का डायरेक्ट डूरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ लग जाती है। तो ये वाली सीमा रेखा भारत की सबसे छोटी पड़ोसी देशों के साथ सीमा रेखा है और उनकी सबकी इससे बड़ी हो जाएंगी। तो डूरंड रेखा आपका पाक अधिकृत कश्मीर में है, POK, पाक ऑक्यूप्ड कश्मीर के ये जो काराकोरम वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र में है।
तो डूरंड रेखा भारत की जो सीमा रेखाएं पड़ोसी देशों के साथ उनमें सबसे छोटी रेखा है, जो केवल 106 किलोमीटर मात्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। ये इसका सही उत्तर है, जो डूरंड रेखा के रूप में पीओके में लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठारों का विस्तार है? पठार, भारत का कितना प्रदेश पठारी है? क्योंकि भारत की जो भौगोलिक संरचना है उसमें मैदान भी है, तटवर्ती मैदान भी है, द्वीप भी है, पर्वत भी है और आपका पठार भी है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग पर पठारों का विस्तार है कह रहा है। तो आपके भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 10.7%, 27.7%, 43% या 33.5% पठारों का विस्तार। अगर आप देखोगे तो भारत के जो मैप है तो उसमें भारत का जो पठारी भाग है वो क्षेत्र है, ये मूल पठार जो है भारत का वो ये वाला क्षेत्र है, पठारी भाग। ये इसे हम दक्कन का पठार भी बोलते हैं। कुछ बहुत इसका बिखराव ऐसे भी है, मेघालय की जो आपकी पर्वत चोटियां हैं, खासी, गारो, जांतिया वगैरह, इन सबको भी आपके दक्कन के पठार का ही हिस्सा माना जाता है। दक्कन के पठार का ये वाला हिस्सा मालवा पठार कहलाता है, ये वाला हिस्सा छोटा नागपुर पठार कहलाता है और ये वाला हिस्सा कहलाता है दक्कन का पठार। तो ये पूरा क्षेत्र आपका पठारी है, जो भारत के टोटल भूभाग के 27.7% क्षेत्रफल पर विस्तारित है। भारत के कुल भूभाग के 27.7% पर पठारी भाग पाया जाता है, जिसे हम संपूर्ण में दक्कन का पठार बोलते हैं। और अगर उसका विभाजित क्षेत्र देखें तो ये उत्तर का हिस्सा मालवा का पठार कहलाता है, उत्तर पूर्व का हिस्सा आपका छोटा नागपुर का पठार कहलाता है और नीचे का हिस्सा दक्कन का पठार कहलाता है। ये आपका पूर्व में पूर्वी घाट से, पश्चिम में पश्चिमी घाट से, उत्तर में आपका जो राजस्थान का रेगिस्तानी प्रदेश है उससे, इस तरफ आपका अरावली है, इधर बीच में विंध्याचल है, ठीक है, उनके बीच के क्षेत्र को आपका मालवा का पठार कहा जाता है। क्योंकि मालवा थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ भी फैला हुआ है, जो हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसके यहाँ को भी है, इसीलिए इसका विस्तार रेगिस्तान तक हो जाता है। तो ये मालवा, ये छोटा नागपुर और ये दक्कन का पठार। और ओवरऑल भारत के कुल भूभाग के जितना भी भूभाग है उसके 27 लगभग आपका 1/4 से थोड़ा अधिक भूभाग पर भारत में पठारी भाग का विस्तार है। तो इसका जो सही आंसर होगा इस प्रश्न का वो 27.7 होगा। 27.7 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला की सबसे उत्तरी श्रेणी है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला की सबसे ऊपरी श्रेणी है। ए महादेव पहाड़ी, बी अजंता, सी सातमाला और डी पाल घाट। तो इनमें से आपको यह बताना है कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला में सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला में अगर हम देखें भारत के मैप में तो पश्चिमी घाट ये है आपका, पश्चिमी घाट ये वाला हिस्सा है जो लाल उसमें दिख रहा है ऐसे, पश्चिमी घाट। उत्तर में यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र का जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहां से शुरू हो जाता है। इसमें से आपके जो विकल्प दिए गए हैं इसमें सबसे ऊपर आपका पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वो है सातमाला। सातमाला के बाद ये सह्याद्री रेंज शुरू हो जाती है, जो अंत में यहां आपका इलायची केरला में जो इलायची की पहाड़ियां हैं वो आपके भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं, वो पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। तो इसमें सबसे उत्तरी जो हिस्सा है वो सातमाला पर्वत श्रेणी का है। पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो आपका इधर को भारत का जो दक्कन का पठार है उसे भारत के जो दक्षिण तटीय मैदान है उससे अलग करता है। तो ये जो आपका पठारी भाग है भारत का, दक्कन का पठार जिसे कहा जाता है, दक्कन के पठार का आपका पश्चिमी जो आपका बाउंड्री है उसी को हम आपका पश्चिमी
घाट बोलते हैं। पश्चिमी घाट मतलब आपके पर्वत श्रृंखला। तो ये जो आपका पश्चिमी घाट है, इसकी सबसे ऊपरी श्रेणी को बोला जाता है सातमाला, और इसकी सबसे जो दक्षिणतम पहाड़ियां हैं उन्हें बोलते हैं आपके इलायची की पहाड़ियां। पूर्वी घाट भी इसमें मिल जाता है यहाँ पर, जहां पर हम नीलगिरी की पहाड़ियां बोलते हैं। यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट आपस में मिल जाते हैं। पूर्वी घाट थोड़ा बहुत कटा फटा है, जबकि पश्चिमी घाट पैरेलल चलता है, कटा फटा बहुत कम जगहों पर है। एक समानांतर श्रेणी पूरी की चलती है, जबकि इसमें ये श्रेणी जगह जगह ब्रेक हो जाती है। तो सातमाला इसकी सबसे उत्तरी श्रेणियां है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा तो आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर है भारत का। दूसरा, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, ए बाल्टोरा, बी हिस्पार, सी बायोफा और तीसरा बातुरा। इनमें से सबसे जो आपका बड़ा ग्लेशियर है आपके सियाचिन ग्लेशियर के बाद, वो कौन सा ग्लेशियर है? तो अगर आप भारत के मैप में देखोगे तो ये 4 के 4 ग्लेशियर आपके जो पीओके क्षेत्र है, जिसे हम पाक ऑक्यूप्ड कश्मीर कहते हैं, उसमें स्थित है। पाक ऑक्यूप्ड कश्मीर में स्थित है 4 के 4। तो इसमें से आपका जो सियाचिन ग्लेशियर है वो सबसे पूर्व की ओर है, और हिस्पार इधर है, बाल्टोरा सबसे ऊपर है, बयाफो आपका सबसे नीचे की तरफ है। क्योंकि इसने दूसरा पूछा है, तो दूसरा सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो आपका इसमें बाल्टोरा है। बाल्टोरा ग्लेशियर सबसे, सियाचिन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर 63 किलोमीटर लंबा है। हिस्पार आपका 61 किलोमीटर लंबा है। बयाफा आपका 60 किलोमीटर लंबा है, और बातुरा आपका 58 किलोमीटर लंबा है। तो इनमें सबसे जो लंबा है सियाचिन के बाद वो बाल्टोरा ग्लेशियर है। पाक अधिकृत कश्मीर में आपका जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज है जो, उसी में आपके ये जो ग्लेशियर हैं वो पाए जाते हैं। सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर बाल्टोरा है जो 63 किलोमीटर लंबा है। सियाचिन के बाद देश का सबसे बड़ा पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके, काराकोरम रेंज में। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची हिमालयी चोटी। देखो, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तो एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपका केटू। केटू हिमालय की नहीं है, केटू है काराकोरम की, काराकोरम की। ये दुनिया की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची है, लेकिन ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कह रहा है। भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो है 8,598 मीटर। कंचनजंगा, कंचनजंगा भारत के पूर्वी हिमालय में स्थित है। अगर हम देखें भारत के मैप में, तो भारत के मैप में अगर देखें तो जो आपका कंचनजंगा है वो ठीक जो हमारा सिक्किम हिमालय है, जो भारत का सिक्किम हिमालय है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ को, तो उसकी सीमा पर है, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर। इसीलिए नेपाल भी कंचनजंगा को अपने देश की पर्वत चोटी के अंतर्गत लेता है, और भारत भी। कंचनजंगा ये भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो आपका 8,598 मीटर की ऊंचाई पर है पूर्वी हिमालय में। तो इसके बाद फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी यहां आ जाती है, नंदा देवी, जो उत्तराखंड में स्थित है। भारत में हिमालय की, क्योंकि काराकोरम अलग रेंज है। अगर वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो वो आपका केटू, आस्पिन गार्डविन जिसे बोलते हैं, वो काराकोरम रेंज में है। वो दुनिया की एवरेस्ट के बाद दूसरी और भारत की सबसे ऊंची है। लेकिन अगर पर्टिकुलर भारत में हिमालय की पूछेगा तो वो फिर कंचनजंगा होगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी,
विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी, ए नंदा देवी, बी पंचाचूली, सी एवरेस्ट, डी राकापोसी। राकापोसी, इसमें राकापोसी इसका सही आंसर है। ये जो आपका लद्दाख है, लद्दाख श्रेणी में आपका जिस यहां से आपका सिंध नदी गुजर रही है, सिंध नदी की ओर ढाल में जो आपका राकापोसी पर्वत है, राकापोसी पर्वत है, इसका ढाल सबसे खड़ा ढाल है। खड़ा मतलब सबसे वर्टिकल ढाल है, तीखे ढाल वाली है। तो इसका सही आंसर राकापोसी है, लद्दाख श्रेणी में है। ये विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली नदी है, जो आपके सिंध नदी है उसकी तरफ को इसका मुख है। सिंध नदी ने ही शायद काट करके इसको निर्मित किया होगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा है, ए दीफू, बी यांग्याप, सी बोमडिला और डी तजु दर्रा। मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने वाला, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने वाला। अब देखिए इधर आपका पूरा ये इधर ये आपका मैप में मणिपुर है। मणिपुर को म्यांमार, क्योंकि इधर पूरा क्या है म्यांमार, ये जो दर्रा बना है ये आपका तुजु दर्रा है। तुजु दर्रा जो मणिपुर को म्यांमार के साथ जोड़ता है। बाकी दीफू दर्रा नागालैंड को आपके जो नागालैंड है यहां से अरुणाचल प्रदेश से शुरू हो जाता है, नागालैंड के से होते हुए मणिपुर को जोड़ता है दीफू। बाकी आपके जो अन्य याग्याप दर्रा है वो अरुणाचल को तिब्बत के साथ जोड़ता है। बोमडिला दर्रा भी अरुणाचल को तिब्बत के साथ जोड़ता है। तो इसमें सही आंसर तुजु दर्रा होगा, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर को आपका म्यांमार के साथ जोड़ने वाला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व तटीय मैदानों के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? पूर्व तटीय मैदान, भारत में जो तटवर्ती मैदान शुरू होता है, पूर्व तटवर्ती मैदान, यहां आपका इधर से शुरू हो जाता है, जिसे महानदी कहा जाता है। महानदी का जो मुहाना है वहां से लेकर के कन्याकुमारी तक का पूर्व तटीय और कन्याकुमारी से कच्छ के रण तक का पश्चिम तटीय मैदान है। तो जो पूर्व तटीय मैदान है उसमें निचले वाले हिस्से को कहा जाता है कोरामंडल और उत्तर वाले हिस्से को कहा जाता है उत्तरी सरकार। वैसे तो उत्तरी सरकार कोरामंडल से ऊपर के पूरे को कहा जाता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर उत्तरी तट पूछेगा तो यह है उत्कल, यानी कि उड़ीसा वाले हिस्से को उत्कल का मैदान बोलते हैं, तटवर्ती मैदान। जो आंध्र प्रदेश वाला जो तटवर्ती मैदान है उसे कहा जाता है गोलकुंडा का मैदान। गोलकुंडा आंध्र तटीय मैदान या फिर गोलकुंडा। कभी आंध्र प्रदेश क्या होता था, गोलकुंडा रियासत होती थी, इस वजह से ये बीच का हिस्सा, ऊपर के हिस्से को उत्कल, नीचे के हिस्से को कोरामंडल, बीच के हिस्से को आंध्र तटीय मैदान या फिर गोलकुंडा का मैदान कहा जाता है। और अगर पर्टिकुलर वैसे देखा जाए तो पूरा आंध्र प्रदेश से लेकर के आपके जो महानदी तट के मुहाने तक का क्षेत्र है उसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, उत्तरी सरकार तट। तो ये आपका पूर्व तटीय मैदानों में आपका जो मध्यवर्ती मैदान है आंध्र प्रदेश में पड़ता है जो उसे गोलकुंडा तट बोलते हैं, जो उड़ीसा में पड़ता है उसे उत्कल तट बोलते हैं, और जो तमिलनाडु में पड़ता है उसे आपके कोरामंडल तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंबन नामक द्वीप स्थित है, ए खंबात की खाड़ी में, बी लक्षद्वीप में, सी निकोबार में या डी मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप जो भारत और श्रीलंका के बीच आपका मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, इसमें स्थित द्वीप है पंबन द्वीप, जिनसे आगे जाकर के भारत का धनुषकोडी में खत्म हो जाता है और ऊपर जो आपका श्रीलंका का वाला हिस्सा है वो आपका तलैया मन्नार बोलते हैं इसको, जो श्रीलंका का उत्तरी द्वीप है, और हमारा जो सबसे दक्षिणी द्वीप है वो आपका धनुषकोडी है। धनुषकोडी तमिलनाडु में है।
रामेश्वरम से आगे जाकर के। तो इन दोनों के बीच जो तटों की, जो आपके द्वीपों की श्रृंखला है, कुछ उभरे हैं कुछ डूबे हैं, इसी को आपका कोई राम सेतु कह रहा है, लेकिन इसे कहा जाता है एडम्स ब्रिज, और हिंदी में बोलते हैं आदम का पुल। आदम का पुल इन्हीं द्वीपों की श्रृंखला है। उनमें से एक द्वीप पंबन द्वीप भी है, जो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत के तमिलनाडु तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। भारत के तमिलनाडु तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। लौटता हुआ मानसून भारत में आपका सितंबर के बाद जो सूर्य है वो आपके विषुवत रेखा से नीचे चला जाता है, 0 डिग्री से नीचे की तरफ चला जाता है। तो नीचे आपका ताप उच्च हो जाता है, दाब निम्न होने लग जाता है, ऊपर ठंडा होने लग जाता है, इससे दाब उच्च हो जाता है, तो हवाएं नीचे की तरफ चलती है। लेकिन कोरियोलिस बल के कारण ये हवाओं का जो आपका रुख है वो इस ओर मुड़ जाता है। तो भारत में जो लौटता हुआ मानसून है, जैसे दक्षिण पश्चिम ऐसे चढ़ता है तिरछा होकर के, वैसे ही लौटता हुआ मानसून ऐसे चढ़ता है। तो जो भारत है, भारत में अगर हम देखें तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावी होता है तो वो चलता है इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम, और जब भारत में लौटता हुआ मानसून होता है तो ये ठीक इसके विपरीत हो जाता है ऐसे। क्योंकि ये जो मानसूनी हवाएं हैं ये स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं, तो इनमें नमी नहीं होती है, तो ये अन्य भारतीय हिस्सों में बारिश नहीं करती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा से गुजरते समय आपका कुछ क्षेत्र आपके इसके नमीकरण कर लेते हैं। तो ये जो तमिलनाडु तट है, यहां पर जो आपका पूर्वी घाट है, इससे टकरा करके 26 नवंबर के आसपास आपका लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। तो लौटते हुए मानसून से बारिश होने का जो स्थल है वह है आपका तमिलनाडु तट। तमिलनाडु तट ये आपका मानसूनी वर्षा होती है नवंबर माह के अंत में, नवंबर माह के अंत में, यानी कि 26 नवंबर के आसपास। अगला, भारत के डेल्टाई मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? डेल्टाई मैदान, भारत का जो डेल्टाई मैदान है, भारत के जो सबसे बड़े डेल्टा बनते हैं वो बनते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। तो एक तो इसमें बांग्लादेश है और एक है भारत का पश्चिमी बंगाल। ये जो दो क्षेत्र हैं ये भारत की सबसे विशालतम जो नदियां हैं उनके द्वारा लाई गई सिल्ट या गाद, या आप कह सकते हो कि उनके द्वारा ऊपर अपर्दन करके जो भी निक्षेप किया जाता है वो इन क्षेत्रों में किया जाता है। तो सबसे बड़ा जो डेल्टाई मैदान है वो भारत का गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जो पड़ेगा भारत के राज्य क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में, भारत के पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में डेल्टाई मैदान भारत में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे पश्चिम बंगाल में। इसका यह आंसर ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है? भारत में जो कॉफी उगाई जाती है, आपको पता है अंग्रेजों के समय से ही भारत में कॉफी का उत्पादन शुरू हो गया था। ये कॉफी के दाने हैं, इनके अंदर से निकलने वाले जो बीज हैं उसी से आपके कॉफी या कहवा तैयार किया जाता है। तो भारत में जो पश्चिमी घाट है, खासकर कर्नाटका, कुर्ग की पहाड़ियां जो है वो कॉफी के लिए विख्यात है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है, तो भारत में जो आपकी कॉफी उगाई जाती है ओल्ड चिक्स, कुर्गस, अरेबिका या कैंटस। भारत में जो सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली कॉफी की किस्म है वो है आपका अरेबिका, अरेबिका ही उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है? निर्यातक, समुद्री उत्पाद, मछली है या जो भी आपके सी फूड मिलते हैं या समुद्र से जो भी चीजें प्राप्त होती हैं उनको बेचने वाला, मनके वगैरह, सीप वगैरह जो भी है वो सब आपके भारत के सबसे ज्यादा जो निर्यातक क्षेत्र है वो है केरल राज्य। भारत में समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य केरल है। तो इसका सही आंसर ये होगा। रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए एल्युमिनियम, बी सिल्क, सी टिन या डी दुग्ध। रेणुकूट, रेणुकूट अपने आप में जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। भारत में एल्युमिनियम बॉक्साइट प्रगलन करके उसका एल्युमिनियम बनाने का जो सबसे बड़े कारखाने हैं वो आपके रेणुकूट में है। अगला क्वेश्चन है,
HBJ क्या है? एक रसायन, बी एक गैस, सी तेल रिफाइनरी या डी तेल उत्पादक क्षेत्र। HBJ, HBJ भारत की सबसे लंबी, आपके अभी तक की सबसे लंबी थी, लेकिन अभी तो भारत में गैस पाइपलाइन बहुत बड़ी बनाई जा रही है। यह आपका गैस पाइपलाइन है जो भारत के हजीरा से, हजीरा भारत का बहुत बड़ा आपका तेल, पेट्रोलियम गैस और तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहां से बीजापुर होते हुए आपका जगदीशपुर तक जाने वाली सबसे बड़ी, अब इसको विस्तार इस तरह से भी कर दिया गया है, तो ये सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन होती थी, गैस पाइप लाइन है HBJ, हजीरा बीजापुर से लेकर के आपका जगदीशपुर तक, हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर को लिंक करने वाली गैस पाइपलाइन है। यहां पर गैस का ट्रांसपोर्ट ट्रक या आपके जो भी आपके यातायात के साधन है उनसे नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें पाइपलाइन बनाई गई है, उसी के थ्रू इसका आपका इस ओर, यहाँ से हजीरा से इस ओर आपके, क्योंकि यहाँ तेल रिफाइनरियां हैं, वहां से यहाँ को भेज दिया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये बहुत बड़ी आपकी गैस पाइपलाइन है। भारत में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनाच्छादन कितना प्रतिशत होना चाहिए? न्यूनतम वनाच्छादन पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वो आपका अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार कितना होना चाहिए? 33%। पर्वतीय क्षेत्र में जो 60 का अनुपात है और ओवरऑल वो 33% वन आवश्यक रूप से होने चाहिए किसी भी देश के लिए। भारत में भी ये 33% है। 33% वन हमारे देश के पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक है। लेटेराइट मिट्टी का विकास किसका परिणाम है? लेटेराइट मिट्टी भारत में पाई जाने वाली एक मिट्टी है जो आपका लाल मिट्टी या लाल पीली जो मिट्टी है उसमें आपके लीचिंग के फलस्वरूप होती है। लीचिंग कैसे? ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक बारिश होती है, बारिश का जो पानी है मिट्टी के अंदर घुस करके उसके पोषक तत्वों को अपने साथ घोल करके नीचे की तहों तक पहुंचा देता है और ऊपर की मिट्टी उसकी आपके ईंट के रंग की लाल लाल ईंट के रंग जैसी लाल हो जाती है और उसमें आपका ऊसर भी हो जाती है, उसमें उत्पादन होते नहीं। वैसे आपका जो लेटेराइट मिट्टी है वो बागवानी कृषि के लिए तो ठीक जानी जाती है, परंतु वैसे नहीं है। पश्चिमी घाट के कुछ लगते हुए क्षेत्रों में, छोटा नागपुर के पठार में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार है। भारत में लेटेराइट मिट्टी जो निर्मित हो रही है वो हो रही है लीचिंग। अगर इसे हिंदी में बोलेंगे तो इसकी शब्दावली होगी निथरन। निथरन के फलस्वरूप, निथरन का मतलब होता है निथर जाना, मतलब जब पानी इस मिट्टी के अंदर घुसता है तो वो इसके पोषक तत्वों को अपने में घोल करके निचली तहों में चला जाता है और ऊपर की मिट्टी आपके ईंट के रंग की लाल हो जाती है, उसी को आपका लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरमुखी है? उत्तरमुखी निम्नलिखित में से, यहां ऑप्शन दिया हमें गोदावरी। देखिए गोदावरी नदी ये है, ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनके अनुसार गोदावरी नदी है ये। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है आपके महाराष्ट्र के, उसके बाद तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और उसकी सीमा में बहते हुए आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपका दक्षिण पूर्व की तरफ, पहले पूर्व की तरफ फिर दक्षिण की तरफ बह जाती है। दूसरी नदी दी हुई है सोन। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है मध्य प्रदेश में, और ये जाकर के उत्तर में सोन नदी मिल जाती है गंगा से पटना में। इसी पर पाटलिपुत्र बसाया था जिसे बाद में शेरशाह सूरी ने पटना नाम दे दिया। तो ये उत्तरमुखी है। बाकी नर्मदा नदी आपको पता है, नर्मदा भी अमरकंटक से ही निकलती है और ये बहती है पश्चिम की तरफ। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी आपका महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट से उद्गमित होती है और ये भी बहती है पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में। तो इन चारों नदियों में जो उत्तरवर्ती नदी है वो है सोन नदी। तो सोन नदी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? भारत की सहायता से निर्मित चूखा, चूखा जल विद्युत परियोजना भारत ने बनाई है भूटान में। भूटान में देखो, भारत तीस्ता, चूखा और
तीस्ता, चोखा आदि जो आपके जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनका निर्माण कर रहा है। इसमें जो तीस्ता नदी है उस पे सबसे ज्यादा आपके 10,000 मेगावाट क्षमता के लगभग भारत ने जो विद्युत उत्पादन है उसकी क्षमता विकसित की हुई है। बाकी चूखा भी इसी की एक आपके महत्वपूर्ण, भूटान की ही नदी है जिस पर भारत ने जल विद्युत परियोजनाएं निर्मित करी हैं। तो इसका सही आंसर होगा भूटान। इसका सही आंसर होगा भूटान। भूटान इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? केबुल लामझाओ, केबुल लामझाओ भारत का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। अगर आप देखोगे तो ये एक लोकटक झील है। लोकटक झील में ये छोटे छोटे आपके टापू बने हुए हैं। इन्हीं टापुओं में आपका जो संरक्षित क्षेत्र है उसे आपका केबुल लामझाओ राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। केबुल लामझाओ राष्ट्रीय पार्क इन जो क्षेत्रों में फैला हुआ है, क्योंकि ये इस तरीके का आपका राष्ट्रीय पार्क है, जमीन पर नहीं है, और टापू भी इसके ये अलग तरीके के टापू हैं, जैसे हमारे प्रबाल भित्तियां होती हैं उसी के तरीके के, कहीं पर ये बड़े बड़े टापू हैं। तो ये आपके विशेष प्रकार का जो हिरण है आपका सांगाई हिरण, इसके लिए जाना जाता है। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि ये जो हिरण है केवल यहीं पर पाया जाता है, बाकी ये विलुप्तीकरण की कगार पर पहुंच चुका आपका पशु है। तो उसको संरक्षित करने के लिए जो मणिपुर की लोकटक झील है, जिसे भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिस पर मणिपुर की लोकटक झील, ये संपूर्ण जल क्षेत्र आपका झील है, और इसमें जो आपको ये तैरते हुए टापू दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं केबुल लाम झाओ। केबुल लाम झाओ, केबुल लाम झाओ जो आपका क्षेत्र है इसमें ये आपका जो सांगाई हिरण है उसके लिए आपका ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट की लंबाई कितनी है? कोंकण रेलवे, कोंकण तट, पश्चिमी जो आपका तटवर्ती मैदान है उसका एक क्षेत्र है। कोंकण रेलवे आपका यहाँ महाराष्ट्र में शुरू होता है। वैसे तो इसका जो उत्तरी डेस्टिनेशन है वह आपका रोहा, यहाँ से आपका ये जो नीली लाइन बनी हुई है ये आपका पूरे महाराष्ट्र तटवर्ती क्षेत्र, पूरा गोवा तटवर्ती क्षेत्र, और उसके बाद आपका ये जो मंगलूर है कर्नाटका का, केरला के ठीक उत्तर में स्थित, यहाँ तक जाती है। 707 किलोमीटर लंबी है। इसका जिक्र इसलिए होता है क्योंकि ये भारत की सबसे आपके एडवेंचरस रेलों में से एक है। ये पूरा का पूरा जो रेल है वो पश्चिमी घाट से गुजरती है। इसमें भारत की रेल के सबसे अधिक पुल, भारतीय रेल की सबसे अधिक सुरंगें इसी क्षेत्र से, इसी क्षेत्र में है जो जहां से रेल गुजर रही है, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वतमाला में आपका जो इसका जो पश्चिमी ढलान है तट की ओर, कोंकण तट की ओर, उसकी ओर बना है, इसलिए इसका नाम आपका कोंकण रेल हो गया। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अभी थोड़े दिनों पहले आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर आपके सफारी कर रहे थे, क्योंकि भारत 100 बाघों को अभी लाने का विचार कर रहा है दक्षिण अफ्रीका से। पहले नामीबिया से तो आ चुके हैं 8 जो चीते हैं, अभी 100 और लाने की योजना बना रहा है। तो उसी के लिए आपके राष्ट्र जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आपके कार्यक्रम का आयोजन किया था बांदीपुरा में। बांदीपुरा भारत का टाइगर रिजर्व है, तो उसमें आपका कर्नाटका सही आंसर है। बांदीपुरा टाइगर रिजर्व आपका कर्नाटका में स्थित है। और अगर आप इसे मैप में देखना चाहते हैं तो मैप में इसकी जो लोकेशन है वो ये है, बांदीपुरा, कर्नाटक के सबसे दक्षिण में स्थित पार्क है बांदीपुरा। ये आपका कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक के सबसे जो दक्षिणी भाग है उसमें है बांदीपुरा नेशनल पार्क। ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्वों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो टाइगर है उनका संख्या काफी अधिक है, इसलिए ये जाना जाता है।